अचानक तेज फुकार की आवाज और धरती के कंपन को देख सोमेश घबराकर पलटकर पीछे की ओर भागा, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे वह एक असफल प्रयास कर रहा है, क्योंकि उस जमीन में उसे वहीं पर जकड़कर रख दिया हो और वह विवश हो गया उसी स्थान पर खड़े रहने के लिए। अब उसके पास एक मूक दर्शक की तरह खड़े रहकर तमाशा देखने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था, और इधर लगातार बदलता हुआ माहौल उसे अंदर तक डर में डुबो दे रहा है। लेकिन तभी उसने देखा कि जैसे आसपास के वातावरण में विशेष हलचल के साथ एक रिंगनुमा आकृति दीवार की तरह खड़ी होने लगी, और उस पूरी जगह को जैसे उसने अपने भीतर समा लिया। फिर उसका ध्यान अचानक लक्षणा की ओर गया, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया के ठीक विपरीत किसी बच्चे की तरह मुस्कुरा रही थी, और ना जाने उसके मन में क्या क्या चल रहा था। और आश्चर्य तो इस बात का था कि जिस दंत को या जिस छड़ीनुमा आकृति को जो उन मूर्तियों के पास बनी हुई थी, और लगभग मूर्ति के आकार की कुछ प्रतिशत ही रही होगी। जैसे ही उस छोटे से पत्थर की आकृति को लक्षणा ने छुआ था, वह उछलकर किसी खिलौने की तरह लक्षणा के हाथों में आ गई, और देखते ही देखते वह अप्रत्याशित रूप से बढ़कर एक स्वर्ण घड़ी के रूप में परिणत हो गया, जो लगभग लक्षणा के ऊंचाई के बराबर ही थी, जिसे वह सावधानी पूर्वक अपने हाथ में थामे हुए थी। इधर वे पत्थर की मूर्तियां जो अब तक आकार में छोटी थी सजीव रूप लेने लगी, और ऐसे लगा जैसे उन्होंने किसी जादुई जल से छुड़ाया गया है, और वे मनुष्य आकृति में लगभग बड़े हो गए। वहां सब कुछ अप्रत्याशित सा लग रहा था। जो कुंड अभी तक छोटा था और जिसमें से बुलबुले निकल रहे थे, उस जगह की जमीन में से विस्तार हो गया। वह छोटा सा कुंड अपनी जगह पर एक विशाल आकार लेने लगा और पानी के बुलबुले फव्वारे में परिवर्तित हो गए। वे पत्थर की आकृतियां सजीव सी लगने लगी। तब लक्षणा ने आगे बढ़कर वह दंड उस मूर्ति के हाथ में दे दिया, जिसको छोड़ बाकी सभी 4 मूर्तियों के हाथ में विशेष आकृतियों की अलग अलग छड़ियां थीं, और वे अब अपना मुहूर्त रूप लेने लगी थी। लक्षणा ने वह छड़ी नुमा दंड जैसे ही उस मूर्ति के हाथ में थमाया, देखते ही देखते चारों तरफ का वातावरण अचानक शांत हो गया, और उस कुंड से एक असंख्य फनों वाले नाग से घिरा हुआ शिवलिंग ऊपर की ओर आने लगा, जिसे चारों तरफ से पानी के फव्वारे से जैसे अलंकृत कर रहे हो, क्योंकि उन पानी की बूंदों से टकराकर सूर्य की किरणें चमत्कारिक रूप से अलग अलग रंगों में बढ़ जा रही थी। सोमेश ने ऊपर सिर उठाकर देखा, और इस पहाड़ की तलछटी तक जो सूर्य की किरणें पहुंचना असंभव है, फिर भला इसके आगे की वह सोच पाता। उस विशाल आकृति के सिर पर चमकता हुआ मणि देखकर वह दंग रह गया, और तब उसे आभास हुआ कि वास्तव में वह जिसे रिंगनुमा आकृति दीवार के रूप में समझने की भूल कर रहा है, वह एक विशाल नाग की कुंडली थी, जो अत्यंत ऊंचाई से सिर नीचे कर यह सारी प्रतिक्रिया देख रहा है किसी राक्षस की भांति, और उसी के माथे की मणि वास्तव में सूर्य की तरह चमक रही है। और जैसे ही उस दंड को लक्षणा ने 5वें मूर्ति के हाथ में रखा, माहौल शांत होने के साथ ही वे सभी मूर्तियां जीवंत हो उठी, और लक्षणा उनके सामने इस तरह खड़ी थी जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है और उसके लिए सब कुछ सामान्य सी बात हो। उन 5 मनुष्य आकृतियों ने उस कुंड से अपने शिवलिंग का पूजन किया और अपना परिचय पंच शक्तियों के प्रति रूप में दिया, और बताया कि कैसे त्रुटिवश वे सभी अभिमान में आकर एक समय इस नागतप भूमि में आए, और जिसमें से यह अग्नि रूप अभिमान से भरे इस शिवलिंग जो इस तालाब में अत्यंत सुशोभित हो रहा था, और जैसे ये संरक्षित नाग अपने भीतर समाहित कर पश्चाताप में लीन था। इन अग्नि के प्रतिरूप ने ये सोच कि जब तालाब का पानी ही सूख जाएगा, तब शायद वह भीतर चमकने वाला मणि जो शिवलिंग के ठीक ऊपर स्थित था, और एक नीली आभा के साथ अत्यंत शीतल किरणें बिखर रहा था, इसलिए उस जल को सुखाने की मंशा से अपना दंड तालाब के किनारे रख वह उस जल में उतर गया, जिसके लिए बाकी चारों ही प्रतिरूप शक्तियों ने उन्हें ऐसा ना करने की सलाह भी दी थी। लेकिन उन्हें तो बस किसी की भी तरह उस मणि को हासिल कर अपने मुकुट दंड में सामने की जोश खरोश सवार थी, और उन्होंने ये सोचे बिना कि शिवलिंग पर स्थित वह नीलमणि कोई साधारण नहीं हो सकता तालाब में उतर गया। अगले ही पल उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, और वे अपनी ही जगह पर पत्थर की मूर्ति में परिणत होने लगे, और उन्हें उछालकर तालाब के किनारे फेंक दिया। तब से आज तक ये 5 प्रतिरूप शक्तियां अपने दुस्साहस का परिणाम भुगत रही हैं। अनेकों विनती के पश्चात जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि आप जड़त्व रूप में ही इस शिवलिंग की आराधना कीजिए, जब आपकी साधना सफल होगी, तब नागमाता स्वयं अपने एक अंश को इस पृथ्वी पर प्रकट करेगी, और वही शक्तियां कर उस दंड को तुम्हारे हाथ में सौंपेगी, तभी तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण होगा। और तब से लेकर आज तक इतने युग बीतने के बाद वह सर्प नगरी आज सोपन के नाम से प्रसिद्ध है, और नागमाता का अंश होने के नाते लक्षणा ने बिना किसी प्रभाव के उस दंड को अपने हाथों में उठाकर वापस उन्हें सौंपा, और उन्हें पुनः अपनी शक्ति लौटाई, जिसके आभार के साथ उन सभी पंच शक्तियों के प्रतिरूपों ने लक्षणा को आभार प्रकट किया, और यह वादा किया कि वे हमेशा लक्षणा को अपने प्रभाव से मुक्त रखेंगे। लक्षणा जब तक मन चाहे किशोरी रूप में बनी रह सकती है, उसे जल शक्ति या वायु के साथ धरती और आकाश कहीं भी विचरण करने की पूरी छूट होगी। वह जब चाहे तब उन 5 का स्मरण कर उन्हें प्रत्यक्ष बुलावा भी भेज सकती है।
ये कहते हुए उनमें से वायु के प्रतिरूप ने लक्षणा से कहा कि लक्षणा, अभी वो समय नहीं आया कि तुम्हें इन शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम अभी से तुम्हारा जीवन कठिनाइयों में नहीं डालना चाहते, और इसलिए समय चक्र को बदलकर यहाँ उपस्थित सभी के द्वारा जिया गया प्रत्येक पल उनके मस्तिष्क से हटाने जा रही हूँ। कहते हुए पंच शक्तियों ने एक साथ उस शिवलिंग को प्रणाम किया और अपने दंड को आकाश की ओर इंगित किया और समय चक्र को कुछ समय पहले वापस घुमा दिया। अब लक्षणा को ना कुछ याद था और ना ही सोमेश को, बस एक धुंधला सा सपना उनके जेहन में था, और बड़ी असमंजस की स्थिति में वे अपने अपने स्थान से वापस आए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआती लक्षणा की संकलन की। कॉलेज में नए एडमिशन के साथ ही सीनियर जूनियर का भेदभाव साफ देखने में आ रहा था। कुछ बच्चों के मन में उल्लास था कॉलेज में एडमिशन को लेकर, तो साथ ही साथ कुछ को डर भी था सीनियर्स द्वारा सताए जाने के किस्से सुनकर, और शायद इन बातों से लक्षणा का कॉलेज भी अछूता नहीं था। यहाँ पर भी उन बिगड़ल औलादों की कमी नहीं थी जो माँ बाप के पैसों को अपनी विरासत समझकर समय और धन बर्बाद करने के साथ ही साथ कोई कसर नहीं छोड़ते थे। एक ही कक्षा में 2-3 साल बिताने वाले अपने आप को सीनियर बताते यह आश्चर्य की बात है, लेकिन जो भी हो, शायद इस बार उनका सामना लक्षणा से होने जा रहा था। लक्षणा ने अपने पिताजी से कहकर अपने मनचाहे कॉलेज में अपना एडमिशन कराया, क्योंकि उनकी बाकी सखियों ने भी उसी कॉलेज में एडमिशन करवाया था। उनके पिताजी ने बार बार समझाया कि वह इससे भी अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन करवा देंगे, लेकिन लक्षणा तो जैसे अतिरिक्त खर्च और बेफिजूल के दिखावे से बहुत दूर रहती थी, इसलिए उसने किसी बड़े कॉलेज की अपेक्षा उस सरकारी कॉलेज को चुना जो सभी सामान्य जनों की सोच में था। लक्षणा के जैसी ही कुछ ऐसी ही सोच उनकी बाकी सहेलियों की भी थी, जो अच्छे परिवार से होने के बावजूद लक्षणा की तरह सोचते थे, लेकिन दिखावा और बेकार की पुहरबाजी उन्हें भी पसंद नहीं थी। वे तीनों सहेलियां, आरोही, पलक और लक्षणा की दोस्ती बचपन से स्कूल के समय से ही प्रसिद्ध सहेलियां थीं। वे तीनों धनी परिवार से तो थी ही, लेकिन इस बात का घमंड कभी भी उन लोगों ने नहीं दिखाया, जब तक कि कोई उन्हें छोड़ न दे, और बेखौफ होकर विचरण उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। और उन्हें किसी भी प्रकार का दिखावा तो पसंद नहीं था, लेकिन एक बात जरूर थी कि वह किसी को तब तक परेशान नहीं करते थे जब तक कोई खुद का आमना सामना करने ना आए, और ठीक अपने इन्हीं गुणों के कारण उन्हें आज भी कॉलेज जाने में किसी भी प्रकार की कोई घबराहट नहीं होती। जिन बच्चों को पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, जो कॉलेज को अपने लिए मस्तिष्क का एक अड्डा समझते हैं, उनका क्या कहना। ऐसे ही नेक्चरों में कमल नाम का लड़का, जो अपने कुछ दोस्तों और कुछ लड़कियों के साथ किसी शिकार के इंतजार में बैठा ही था। लक्षणा, आरोही और पलक को सामने से आता देख कमल भारी खुश हुआ, क्योंकि तीनों ही शालीनता के कारण अलग से सीधी सादी जान पड़ती थी। उनके पास आते ही कमल, जो अब तक एक ऊंचे टीले पर बैठा था, नीचे आया और कहने लगा, मैडम लोगों को नमस्कार, आप सभी कहाँ से आ रहे हैं? क्या हमें परिचय नहीं दोगी? उस लड़के की बात सुन वे तीनों ने अनसुना किया और चुपचाप अपने रास्ते से जाने लगी, लेकिन फिर वह लड़का तेजी से जाकर उनके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है या जानबूझकर अनसुना कर रही हो? लेकिन फिर भी वे तीनों ने उस लड़के का कोई जवाब नहीं दिया। अब कमल के सारे दोस्त भी कमल के पास आकर खड़े हो गए और वे तीनों को कहने लगे कि तुम हमें जानते नहीं हो कि हम कौन हैं? क्या तुम तीनों ने कभी रैगिंग शब्द नहीं सुना? हम तुम्हारे लिए सीनियर हैं, इसलिए हम लोग जो भी तुमसे पूछेंगे उसका जवाब देना होगा। सबसे पहले तुम तीनों सर झुकाकर हम सारे दोस्तों को गुड मॉर्निंग बोलो। तब लक्षणा, आरोही और पलक को गुस्सा आने लगा, लेकिन वे अपने गुस्से को मन ही मन कंट्रोल करने में लगी हुई थी। वे तीनों कुछ ना बोली और उन्होंने कहा कि हमें जाने दो, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। लेकिन वे भला कहाँ मानने वाले थे, उनको तो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें अपने सीनियर्स के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, तुम्हें हमें सर झुकाकर गुड मॉर्निंग बोलना ही पड़ेगा, तभी हम तुम तीनों को जाने देंगे। तब आरोही, पलक और लक्षणा ने कहा कि हम इसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल सर से जाकर करेंगे। तब तो कमल और ज्यादा उन तीनों से चिढ़ गया और मन ही मन उसे बहुत गुस्सा आने लगा और उसने कहा कि अब देखना मैं इन तीनों का क्या हाल करने वाला हूँ। वे तीनों वहां से जाकर प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जाकर कमल की कंप्लेंट करते हैं। तब प्रिंसिपल सर कमल और उसके दोस्तों को अपने ऑफिस में बुलाकर बहुत डांटते हैं और कहते कि अगर आज के बाद तुम लोग रैगिंग करते हुए दिखे तो तुम सबको इस कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब तो कमल को और ज्यादा गुस्सा आता है। वह सोचता है कि मैंने यहाँ आज तक इतने सारे स्टूडेंट की रैगिंग ली, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कमल के खिलाफ कुछ करे, और इन तीनों ने आज मेरी कंप्लेंट जाकर प्रिंसिपल सर से कर दी। अब तो मैं चाहे जो हो इसका बदला इन तीनों लड़कियों से लेकर ही रहूंगा। वही आरोही, पलक और लक्षणा तीनों अपने क्लासरूम में जाकर फर्स्ट बेंच की सीट पर तीनों साथ में जाकर बैठ गई। वे तीनों बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छी थी। तभी कमल भी उन्हीं के क्लास में आता है। वे तीनों को कमल घूर के देखता है काफी समय तक
और ये तीनों भी कमल को देखते ही बोलती है कि यह तो अपने आप को सीनियर बता रहा था, लेकिन ये तो अपनी ही क्लास में है, कहकर वे मुस्कुराने लगी। तभी उन्होंने वहीं पास बैठी एक दूसरी लड़की से कमल के बारे में पूछा। तब उस लड़की ने कहा कि यह पूरे 3 बार फेल हो चुका है, इसलिए इसी क्लास में है, लेकिन फिर भी अपने आप को सीनियर्स बताता है। कमल का तो कभी पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगा, उसने शुरू से ही सारे बच्चों को बस परेशान करने का ही काम किया, लेकिन इस बार उसका सामना आरोही पलक और खासकर लक्षणा से हुआ है। तो क्या वह उन लोगों की रैगिंग लेने में सफल हो पाएगा या लक्षणा अब कमल को अपना कोई नया रूप दिखाएगी? कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्दी अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।